Hello, welcome back to the channel where we are completely focusing on NCRT. Okay, so आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं obviously it's from human physiology. We will continue the series. So its name is body fluids and circulation. You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen, and other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substance to the cells and from the cells. सो एनसीईआरटी कहती है हमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को और सबस्टेंसेस को सप्लाई करना होता है टिश्यूज़ को, और टिश्यूज़ से हमें वेस्टफुल सबस्टेंसेस को रिमूव करना होता है. तो इस सब प्रोसेस के लिए हमारे हमारे अंदर एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू क्या होगा कि सबस्टेंसेस जो है इनटू द सेल्स आएगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है फ्रॉम द सेल्स हम निकाल सकते हैं. ठीक है. Different groups of animals have evolved different methods for this transport. Simple organisms like sponge and coelenterata circulate water from their surroundings through the body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. हमारी जो एनिमल किंगडम है उसमें सिंपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा. ये क्या करते हैं, ये वाटर को सर्कुलेट करते हैं सराउंडिंग से लेकर. वो वाटर आता है और फिर इनके बॉडी में सर्कुलेट करता है. और जो सेल्स होते हैं तो सेल्स को ना एक स्कोप मिलता है कि वो ये सबस्टेंसेस क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके. ठीक है. मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे कि हम ये बॉडी फ्लूइड्स यूज़ करते हैं ताकि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो जाए. ब्लड जो है इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस पर्पस. सो जो कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है फॉर सर्कुलेशन तो वो ब्लड है और ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है. अनदर बॉडी फ्लूइड जो है वो लिम्फ है. ये क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन सबस्टेंसेस. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, और हम मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी पढ़ेंगे. ठीक है. ब्लड जो है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है. जब आपने टिश्यूज़ पढ़ा तो वहाँ आपको समझ आ गया कि ब्लड जो है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होता है, जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. और हमें ये भी पता है कि जो प्लाज्मा है ये मैक्सिमम पोर्शन लेता है ब्लड का. कितना पोर्शन लेता है, 55% पोर्शन लेता है ये ब्लड का. ठीक है. प्लाज्मा जो होता है इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड. ठीक है. स्ट्रॉ कलर्ड मतलब कि येलोइश कलर का होता है. विस्कस फ्लूइड जिसमें 55% क्या होता है, जो कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ ब्लड. प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% वाटर होता है और प्रोटीन्स कितने होते हैं, 6 से लेकर 8%. ठीक है. अब ये जो 6 से लेकर 8% प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा में होते हैं, ये क्या क्या होते हैं. एक होता है फिब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन्स. ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं. कौन से मेजर प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन. ठीक है. जो फिब्रिनोजिन होता है ये क्लॉटिंग के लिए या कोगुलेशन ऑफ ब्लड. जब चोट लगती है तो क्लॉटिंग लगनी, जब इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ क्लॉटिंग होती है, वहाँ कोगुलेशन होती है टू स्टॉप ब्लीडिंग. तो उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए वो हमें कौन सा होता है प्लाज्मा में, फिब्रिनोजिन. ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें होते हैं. सो एल्ब्यूमिन जो होते हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं. प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स भी होते हैं. कौन से मिनरल्स, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी. मतलब ये हमेशा ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं बॉडी में
ठीक है, तो इसलिए ये भी प्लाज्मा में मिलते हैं। फैक्टर्स और फॉर कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये प्लाज्मा में मिलते हैं इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, एक हमने बोला प्रोटीन्स, प्रोटीन्स फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, और उनका नाम हमने बोला फिब्रिनोजन। बट एनसीईआरटी यहाँ प्रोटीन की बात नहीं कर, सॉरी, एनसीईआरटी यहाँ फैक्टर्स की बात कर रही है, बोल रही है एनसीईआरटी फैक्टर जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इन एक्टिव फॉर्म में। और इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम माइनस करेंगे प्लाज्मा से, तो वहाँ बनता है, जो रह जाता है उसको आप क्या बोलते हो, सीरम। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर 55% ब्लड का कंस्टिट्यूट होता है, ब्लड जो 55% जो है वो प्लाज्मा कंस्टिट्यूट करता है ब्लड को, तो 45% जो बचा कुचा है वो कौन कंस्टिट्यूट करता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर वॉकिंग एनीथिंग एल्स, डूइंग एनीथिंग एल्स, तो आप ये दिमाग में घुसा सकते हो कि जो आरबीसीज होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड, सबसे ज़्यादा अबंडेंट आरबीसीज होते हैं। तो इनका नंबर कितना होता है अगर ये अबंडेंट होते हैं, याद रखें हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होता है। ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है उसमें कितने आरबीसीज होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है में होता है। ठीक है, आरबीसीज दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द अडल्ट्स। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, और ये बाई कनकेव होते हैं शेप में। ठीक है, याद रखना कि 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, पर मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसके बाद दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनमें रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। सिंस ये रेड कलर है तो इसलिए इनका नाम भी आरबीसीज है। सो हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, 12 से लेकर सॉरी मैं इसको हिंदी में नहीं कह सकती, 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में होता है। सो एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितने ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में होता है, 12 to 16। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, आरबीसीज जो होते हैं तो अब जो ब्रीथिंग में हमने पढ़ा कि 20 से लेकर 25% ऑफ CO2 जो है वो आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करती है। हमने पढ़ा कि जो 97% है ऑक्सीजन वो आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, और जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ, स्प्लीन में, जो कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज है। लीकोसाइट्स को आप डब्ल्यूबीसीज भी बोलते हैं बिकॉज ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्यों कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट नहीं होता है, या इनमें न्यूक्लियस होता है, और ये इनका जो नंबर होता है वो आरबीसी से कम होता है। कितना नंबर होता है, 6000 से लेकर 8000 होते हैं पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। आप सोच सकते हो ल्यूकोसाइट्स का नंबर एज कम्पेयर टू ऑफ आरबीसीज कितना कम होता है। जहाँ आरबीसीज का नंबर 5 मिलियन to 5.5 मिलियन होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, वहाँ ही न्यूक्लियोसाइड्स का आप सोचो नंबर 6000 to 8000 होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, लगभग एस्टिमेटिंगली बोला गया है 1 वीक। मैं आपको 1 वीक इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ छोटा होता है। ठीक है, वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रैन्युलो और ए ग्रैन्युलो। जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे उनको हम ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे। अब जिसमें ये ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे उनको हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे। सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, ये मोस्ट अबंडेंट है। कितना परसेंटेज होता है, 60 to 65% होता है ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी होती है वो होती है बेसोफिल्स। कितना होता है, 0.5 to 1%। ठीक है, दो चीज़ें याद रहेगी, न्यूट्रोफिल्स का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, कितना है 60 to 65%। बेसोफिल्स का नंबर सबसे कम है, कितना है 0.5 to 1%।
न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है ये फैगोसाइटिक साइटिक है, और ये मतलब कि ये क्या करता है, ये फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो बॉडी में आते हैं, उनको एनगल्फ करते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं जो बॉडी में आते हैं। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। मैं एक लाइन भूल गई एनसीईआरटी की, जब मैंने कहा कि ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन होते हैं, मतलब क्या क्या मतलब है इसका, मैं आपको ये बताना भूल गई कि कौन कौन ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स ऐसी जहाँ पर ये फिल्स 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 है ना, ये ग्रेन्युलोसाइट्स है, और जहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। याद रहा, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। तो हम कहाँ थे कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं ये फैगोसाइटिक होते हैं, ये फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसोफिल्स जो होता है ये सिक्रीट करता है, ठीक है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन, और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। क्या सिक्रीट करता है बेसोफिल? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन। इसिनोफिल्स जो होते हैं ये 2 से लेकर 3% होता है। अगर सबसे कम बेसोफिल है, उसके बाद सबसे कम होता है इसिनोफिल्स जो कि 2 से लेकर 3% होता है, जो कि रेजिस्ट करता है इन्फेक्शंस को। तो एसिनोफिल्स क्या करता है, ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है, और ये एसोसिएटेड होते हैं विद द एलर्जिक रिएक्शन। सो ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है। सो एसिनोफिल्स इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है और ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं, बी और टी। बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं किस में? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बात क्लियर हो गई? प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो, और ये क्या होते हैं? ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। जो किसके सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स के। और ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? ये बोन मैरो की स्पेशल सेल्स हैं। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? फिर से समझाऊं। प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ब्लड नॉर्मली इसमें कितने होते हैं? 1,50,000 से लेकर 3,50,000 ओके पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। हमने देखा कि आरबीसी जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं क्योंकि वो 5 मिलियंस में होते हैं। डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000 होते हैं, मतलब सबसे कम होते हैं। और फिर जब हमने थ्रोम्बोसाइट्स की बात करी, ये कितने होते हैं? 1,50,000 से लेकर 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये रिलीज़ कर सकते हैं वैरायटी ऑफ सबस्टेंसेस जो किस में इन्वॉल्व होते हैं? कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। कौन रिलीज कर सकते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। और रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। सिंस ये कुछ ऐसे चीज़ें रिलीज़ करते हैं, कुछ ऐसे सबस्टेंस रिलीज़ करते हैं जो जिनका जिनमें से मोस्ट ऑफ जो सबस्टेंस हैं उनका रोल क्या है? वो क्लॉटिंग या कोगुलेशन में होते हैं। तो अगर इनका नंबर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्लॉटिंग पे फ़र्क होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर क्लॉटिंग नहीं हुई तो क्या होगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा बॉडी से। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किए 2 टॉपिक्स, सॉरी एक ही टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज़ ब्लड। आई थॉट इंट्रोडक्शन इज एन टॉपिक। ओके, so blood groups, if you as you know blood of human beings differ in certain aspects, ठीक है, दो इट अपियर्स टू बी सिमिलर। हमें पता है कि जो ब्लड होता है, हाँ वो बहुत आस्पेक्ट्स में वैरी करता है। हाँ, माना कि अगर हम 2 इंसानों का खून निकालेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये दोनों सेम है अगर हम दूर से देखेंगे, बट अगर हम अच्छे से देखेंगे यूजिंग डिवाइसेस, गैजेट्स, एंड वी विल फाइंड आउट दैट इनके जो ब्लड होता है ये वैरी करता है कुछ एस्पेक्ट्स में। अब वो एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन टू सच ग्रुपिंग। अब 2 मेन ग्रुपिंग है, एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, और दूसरा है रीसस मंकी वाला। मतलब क्या होता है? रीसस ग्रुप सिस्टम, मतलब क्या होता है? RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव। तो ये वाइडली यूज होता है कहाँ पर? ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद है ABO ग्रुपिंग। मैं आपको ये समझाती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, फिर हम NCERT से पढ़ेंगे। जैसे मेरे में ब्लड है A, ठीक है, मेरे में ब्लड है। अब देखो, मेरी बॉडी जो है ये A, इसको A पसंद है, इसको नहीं पसंद है कोई और चीज़। और हमारे पास ABO ब्लड है। O मतलब कुछ नहीं, O मतलब कुछ नहीं, कोई एंटीजन नहीं। A और B एंटीजन्स होते हैं, O मतलब कोई एंटीजन नहीं, ठीक है। अब मेरी बॉडी में जो ब्लड है वो A है, तो मेरा ब्लड ग्रुप A है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा खून B था और तुमने मेरे अंदर डाला, तो मेरी बॉडी एक आर्मी फोर्स क्रिएट करेगी, आर्मी फोर्स क्रिएट करेगी B को भगाने के लिए,
है ना। मैं आपको स्टोरी से समझा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बी को भगाने के लिए करेगी आर्मी फोर्स क्रिएट, मतलब वो चाहती ही नहीं है बी अंदर आए, ठीक है। अब जब आर्मी फोर्स क्रिएट करेगी वो क्या होगी, वो बी ए के अगेंस्ट होगी या बी के अगेंस्ट होगी, वो बी के अगेंस्ट होगी, वो एंटी बी होगी, राइट। तो एंटी बी होगी, राइट। तो जो हमारे आर्मी है, हमारी बॉडी की आर्मी होती है, वो कौन होती है, एंटीबॉडी होती है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी बॉडी में आर्मी है, एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी की जो आर्मी होगी ये एंटी भी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा जिससे समझ आएगा कि तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप ए है, तो आरबीसीज पे जो लगा हुआ एंटीजन होगा, लगा हुआ प्रोटीन जो होगा, वो क्या होगा, ए होगा। लेकिन जो ये बनाएगी एंटीबॉडी, आर्मी जो ये रिलीज़ करेगी, वो किसके अगेंस्ट करेगी, बी के, एंटी बी। बात समझ आई। अब जैसे तुम बीमार हो गए, अल्लाह बचाए, तुम बीमार हो गए, तुम्हें खून की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या हुआ, तो अब तुम थे बी और मैं थी ए, मैंने अपना खून तुम्हारे अंदर डाल दिया। बट एक सेकेंड, तुम्हारी बॉडी जो है सिर्फ बी को पसंद करती है। तुम्हारी बॉडी में भी आर्मी होगी, तुम्हारी बॉडी में भी एंटीबॉडी होगी, वो क्या होगी, एंटी ए होगी। वो बी को पसंद करती है, उसका एंटीजन ही बी है, तो वो क्या होगी, एंटी ए होगी। तो आर्मी कौन सी प्रोड्यूस होगी, एंटी ए होगी, ठीक है। अब जैसे मेरा बॉडी जो है उसमें ए बी है, ए बी का ब्लड ग्रुप है, मतलब मेरे आरबीसीज पे ए और बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट है, दोनों ही प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब मेरी बॉडी अब ऐसी आर्मी तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना जो एंटी ए हो या एंटी बी हो, वो मत अपने आप को ही ख़त्म करेगी, है ना, वो मत अपने ही आरबीसीज को ख़त्म करेगी। तो क्या होगा, मेरी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करेगी कोई आर्मी, क्योंकि उसको मसला ही नहीं। अब तुम बी आओ, तुम ए आओ, तुम ओ आओ, तो मेरी बॉडी जो है, मेरा जो खून है, मेरा जो ब्लड ग्रुप है, उसकी वजह से मेरे मेरे अंदर जो है वो क्या एक पावर आई कि मैं हर किसी का ब्लड ले सकती हूँ। सो इस तरीके से जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ओ वाले ब्लड ग्रुप, ओ वाले ब्लड ग्रुप मतलब वो किसी को पसंद नहीं करते, उनको कोई पसंद ही नहीं है, उनके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ना उनके पास ए एंटीजन है, ना उनके पास बी एंटीजन है। तो वो क्या करेंगे, वो आर्मी प्रोड्यूस करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, वो ए के अगेंस्ट भी करेंगे, बी के अगेंस्ट भी करेंगे। तो वो किसी का खून नहीं ले सकता, उसको तुम ए दो, बी दो, ए बी दो, वो नहीं ले सकता खून किसी का, वो सिर्फ ओ का ही ले सकता है। लेकिन वो सबको खून दे सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। समझ आ रही है बात। चलो मैंने आपको ये स्टोरी अच्छे से समझा दी और मैं अब एनसीईआरटी से आपको ये क्लियर कर दूंगी, ओके। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens. ये क्या होते हैं एंटीजन्स, प्रोटीन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि इंड्यूस कर सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स दूसरों की बॉडी में। ऑन द आरबीसीज नेमली ए एंड बी, कौन से एंटीजन्स होते हैं, ए और बी। सिमिलरली जो प्लाज्मा होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज, प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी ओ आर गिवन इन टेबल 18.1. You probably know that during blood transfusion any blood can't be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problem. क्या कौन सी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, अब जैसे तुमने मेरे अंदर बी डाला और मेरे अंदर ए है तो आर्मी अटैक करेगी, तो क्या होगा, क्लम्पिंग होगा, डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसीज का। आ रहा है समझ। सो हम क्यों करते हैं, हम ब्लड मैचिंग को क्यों करवाते हैं बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टू अवॉइड सिवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। द डोनर्स compatibility is shown in table 18.1, ठीक है। सॉरी वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी कुछ बैकग्राउंड में, जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में बैठी थी ऐसी वॉइसेस आ रही थी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आप टेबल देखोगे, इफ़ एन सी आर टी इज़ बिफोर यू वेल एंड गुड, एंड इफ़ नॉट मैं समझा देती हूँ। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा आरबीसीज पे, ए। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी। और डोनर कौन सा डोनेट कर सकता है, ए और ओ, ठीक है।
ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीजन कौन सा होगा आरबीसीज पे बी, एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में एंटी ए, डोनर्स ग्रुप कौन होगा बी और ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन कौन से हैं दोनों ही ए और बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज कुछ नहीं बनाएगा। हाँ डोनेट कुछ भी कोई भी कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ब्लड ग्रुप ए है ओ है सॉरी ओ, तो एंटीजन कोई भी नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों के लिए बनाएगा, लेकिन डोनर किसी को भी कर सकता है, मतलब ये हर कोई इसको कोई डोनेट तो नहीं कर सकता, बट ये बहुत लोग बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स को बहुत सारे पीपल जिनका डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स है उनको डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट सिर्फ ओ का कर सकता है, ठीक है। From the above mentioned table, it's evident that group O blood can be donated to persons with any other blood group, and hence O group individuals are called universal donors. Persons with AB group can accept blood from persons with AB as well as other groups of blood. Therefore, such persons are called universal recipient. ठीक है, उसके बाद है RH ग्रुपिंग। अब हम पढ़ेंगे रीसस ग्रुपिंग, आई मीन RH ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। Another antigen, the RH antigen, and it's similar to the one that's present in the rhesus monkey, okay, hence इसका नाम RH है। तो ये वही एंटीजन है जो कि rhesus monkeys में प्रेजेंट है, आई मीन इट्स सिमिलर, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, एक तो ये rhesus monkeys में मिलता है और ये आरबीसीज के सरफेस पे मिलता है ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस। कितना मेजॉरिटी, 80% ऑफ ह्यूमंस के आरबीसी के सरफेस पे मिलता है, डन, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर नोन एज RH पॉजिटिव एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट इज कॉल्ड RH नेगेटिव। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें ओब्वियसली RH प्रेजेंट है उनको हम RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिनमें ये एब्सेंट है उनको हम RH नेगेटिव कहेंगे। An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigens. अगर हमने क्या किया कि RH पॉजिटिव ब्लड जो है उसको ऐसी बॉडी में एक्सपोज किया जहाँ पर कभी RH था ही नहीं, मतलब जहाँ RH एंटीजन है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये RH के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़। समझ आ रहा है, ठीक है। देयर फोर RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन्स, तो इसीलिए जो RH है उसको भी मैच करना है। अभी तक हमने सीखा कि हमें ABO ग्रुपिंग मैच करना होता है, बट RH को भी मैच करना होता है। एक स्पेशल केस है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, मिस मैचिंग का, जो कि हम कहाँ देखते हैं कि मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है, और जो उसका बेबी होता है, फीटस होता है, दैट इज़ RH पॉजिटिव। RH एंटीजन जो होता है फीटस का डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। अब बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव है, मतलब उसमें RH एंटीजन्स हैं। मदर का ब्लड RH नेगेटिव है, मतलब उसमें RH एंटीजन्स नहीं है। तो जो RH एंटीजन्स जो है फीटस का वो एक्सपोज ही नहीं होता RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर के, मतलब कि जो फीटस का ब्लड है वो इन कंटैक्ट ही नहीं आता मदर के ब्लड से पहली प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये जो दो ब्लड्स हैं ये सेपरेट होते हैं बाय प्लेसेंटा, ठीक है। However, during the delivery of first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus. लेकिन जब डिलीवरी होती है तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो माँ का ब्लड है वो किसके साथ कंटैक्ट में आए, फीटस के ब्लड के साथ। तो ऐसे केसेस में माँ का ब्लड जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है अरे ये एंटीजन क्या है, ये RH एंटीजन क्या, क्योंकि उसके पास तो नहीं है। तो वो बोलेगा चलो आर्मी बनाते हैं इसके अगेंस्ट, तो वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी स्टार्ट करेगा बनाना, ठीक है। इन सच केसेस जो मदर है ये स्टार्ट करती है प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंसीज जो RH एंटीबॉडीज होते हैं मदर से
वो क्या हो सकते हैं, वो लीक हो सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, फीटस के ब्लड में जा सकते हैं। अगर जो नेक्स्ट फीटस है वो भी RH पॉजिटिव था तो ये RH नेगेटिव एंटीजन्स कहाँ जाएंगे, फीटस के ब्लड में, और फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs। This could be fatal to fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. तो ये डेडली हो सकता है फीटस के लिए, फीटस की जान जा सकती है, या फीटस में एनीमिया होगा या जॉन्डिस होगा। और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस देखेंगे तो आरबीसीज का क्या होना, डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है। फीटलिस किसकी, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना, फीटस का। This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother। मतलब तुमने माँ के अंदर RH के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनी, और उन्हीं एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट जब तुम क्या बनाते हो, एंटीबॉडीज़, तो उसको जब तुम मदर में एडमिनिस्टर करते हो तो उस मोमेंट पे वो सारे एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो दूसरे बेबी के लिए सेफ रहता है, ठीक है। सो लाइन क्या लिखी है एनसीईआरटी ने, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of first child, ठीक है। इसके बाद है coagulation of blood। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Obviously, do you know why? क्योंकि ब्लड जो होता है उधर क्या होता है, क्लॉटिंग होता है, कॉगुलेशन होता है इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। और ये लाइन मैंने आपको ऑलरेडी कही है, राइट। So there is a mechanism. So this is a mechanism to prevent excess loss of blood from the body. तो एक mechanism है ताकि जो blood जो है वो loss ना हो जाए। You would have observed a dark reddish brown scum. Sorry. So हमारी body जब injury या trauma होता है तो वहाँ पर तुमने कुछ dark reddish देखा होगा। तो ये कहाँ होता है, it is formed at a site of cut or an injury over a period of time। ये क्या है, it is a clot or a coagulum। It's formed mainly of a network of threads called fibrils in which dead and damaged formed elements of blood are trapped। सो ये जो क्लॉट या कॉगलम है ये किसके बने होते हैं, ये फाइन थ्रेड्स ऑफ, ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स के बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फिब्रिन। जहाँ इन थ्रेड्स में क्या ट्रैप होता है, डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड ट्रैप होते हैं। इन फिब्रिन्स में डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। फिब्रिन्स कैसे बनते हैं, जब इनएक्टिव फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में तो फिब्रिन बनता है, बट उसको कन्वर्ट कौन करता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है, एंजाइम है, ठीक है। अब देखेंगे ये थ्रोम्बिन कहाँ से आता है, हमारे जो प्लाज्मा होता है उसमें इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है। तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। बात क्लियर होगी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस कॉल्ड कास्केड प्रोसेस involving a number of factors present in the plasma in an inactive state, ठीक है। An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। जब इंजरी होता है, जब ट्रॉमा होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करती है। ध्यान से सुनो, मैंने किसको क्या कहा, मैंने क्या कहा कि किसने क्या प्रोड्यूस किया, मैंने कहा कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करती है और ये जो फैक्टर्स होते हैं यही एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोagulation, ठीक है। अब सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज़ कैन ऑल्सो इनिशिएट कोagulation। हाँ, हमने मेनली अगर हम बात करें हमने मेनली कहा कि प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से कोagulation का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, बट कुछ फैक्टर्स टिश्यू भी रिलीज़ कर सकती है जिससे क्या होगा, कोagulation होगा।
कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, और कैल्शियम का भी रोल होता है किस में, क्लॉटिंग, ठीक है। अब है lymph. As the blood passes through the capillaries in the tissues, some water, along with many water soluble substances, small water soluble substances, move out into the spaces between the cells of a tissue, leaving the large proteins and most of the formed elements in the blood vessels. मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स, जैसे हम कैपिलरीज लेंगे टिश्यूज़ में, उसमें से खून पास हो रहा है, बट कहीं से लीकेज हो रहा है। लीकेज में अगर तुमने एक बोतल में से छेद किया तो वहाँ से पानी निकलेगा। वहाँ से अगर उस बोतल में तुमने पत्थर रखे होंगे, रेत रखी होगी, पानी रखा होगा, तेल रखा होगा, क्या क्या निकलेगा? तेल निकलेगा, रेत निकलेगा, पानी निकलेगा, बट पत्थर नहीं निकलेंगे। तो वो लीक हो रहा है। वैसे ही इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू कुछ वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लीक होते हैं। कहाँ जाते हैं? सेल्स जो होते हैं टिश्यूज़ के, उनके बीच में स्पेस होती है, उधर जाते हैं। और फिर ब्लड वेसल्स में बचता क्या है? लार्ज प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दैट फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है, ठीक है। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। जैसा तुमने प्लाज्मा में कहा कि सोडियम होता है मैम, कार्बोनेट होता है मैम, मैग्नीशियम होता है, जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे, वैसा ही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? लिम्फ का। ध्यान से सुनो, दोबारा कहूँगी, क्वेश्चन आ सकता है, बोलेंगे कौन से मिनरल लिम्फ में होंगे, मतलब आफ्टर May 2025 वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो क्या? It has the same mineral distribution as that in plasma. Exchange of nutrient, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. जो तुम एक्सचेंज करते हो न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, ब्लड और सेल्स में, वो इस फ्लूइड के थ्रू होता है, क्योंकि बीच में होता है। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स का लिम्फेटिक सिस्टम। अब इन्हीं का क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है, जिसको आप बोलते हो लिम्फेटिक सिस्टम। वो क्या करता है? इसी फ्लूइड को कलेक्ट करता है और कहाँ ले जाता है? मेजर वेन्स पे। कहाँ ले जाता है? मेजर वेन्स पे। याद रखना, किधर लेता है? मेजर वेन्स पे। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नाम है इसका। लिम्फ क्या है? सिंस इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है, ये कलरलेस फ्लूइड है, containing specialized lymphocytes which is responsible for the immune response of the body. तो लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हॉर्मोन्स। ये कैरियर है किसका? न्यूट्रिएंट का, हॉर्मोन्स का, ठीक है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टील्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। लिम्फ एक कैरियर है किसका? न्यूट्रिएंट का, हार्मोन्स का। जो फैट्स होते हैं वो लिम्फ एब्जॉर्ब करती है। कहाँ एब्जॉर्ब करती है? इंटेस्टाइनल विलाई में। और लिम्फ में क्या एब्जॉर्ब करता है? किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? लैक्टिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? ओके, so let's now start circulatory pathway circulation. Okay, the circulatory patterns are of two types. Firstly open and closed. एनिमल किंगडम जहाँ पर मैंने ऑडियो ओब्वियसली भेजी है, तो वहाँ मैंने ऑलरेडी समझाया है। ओपन केस में है, क्लोज्ड केस में। तो लेट्स अगेन रिवाइज दिस कंसेप्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा and mollusca, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. ठीक है। अब इनमें क्या क्या होता है? जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड जो कि हार्ट पंप करता है, वो लार्ज वेसल्स के थ्रू पास होता है और कहाँ जाता है? ओपन स्पेस में या बॉडी कैविटी में। और इन्हीं ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटी को आप क्या बोलते हो? साइनसेस बोलते हो, ठीक है। एनालिटा एंड कॉर्डेटा हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जहाँ हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as flow of fluid can be precisely
रेगुलेटेड। और जो ये क्लोज्ड पैटर्न है ये बेटर है। क्यों है बेटर? क्योंकि हम फ्लो ऑफ फ्लूइड को रेगुलेट कर सकते हैं। ऑल वर्टेब्रेट्स पोजेस अ मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट। तो सारे वर्टेब्रेट्स में क्या होता है? मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट विद एन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। हमारे पास फिशेस के पास सिर्फ दो होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 आर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल। ठीक है। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन था क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स इनके पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया 2 वेंट्रिकल। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart. देखो क्या होता है। फिशेस में हमारे पास 2 ही होते हैं चैम्बर्स, आर्टरी और वेंट्रिकल। अब जो हार्ट होगा वो गंदा खून पंप करेगा, धक्का मारेगा, उसको पंप करेगा। किधर की तरफ पंप करेगा? गिल्स की तरफ। ठीक है। ठीक है। गिल्स से वो ऑक्सीजनेट होके आएगा और गिल्स से ही वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। ठीक है। अब ये गंदा खून बॉडी पार्ट से वापस आएगा हार्ट की तरफ। हार्ट फिर से इस गंदे खून को गिल्स के पास ले जाएगी, गिल्स इसको वापस से ऑक्सीजनेट करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और फिर वापस से गंदा खून हार्ट के पास आएगा। तो एक सिंगल सर्कुलेशन थी। ठीक है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होता है कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है। कहाँ से ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है? गिल्स, लंग्स, स्किन। और जो राइट आर्ट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट से। हाउएवर ये वेंट्रिकल में मिक्सअप हो जाता है और ये मिक्स्ड ब्लड को पंप करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इसमें याद करने की चीज़ क्या है कि कहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? याद रखना, गिल्स, लंग्स और स्किन। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह की सर्कुलेशन को आप इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हो। बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव होता है बाय लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम रिस्पेक्टिवली पास होता है टू वेंट्रिकल्स ऑफ सेम साइड और मिक्सअप नहीं होते। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, दैट इज 2 separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence these animals have a double circulation. ठीक है। चलो अब ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। ओके, वेट। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्या बोलोगे? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है? हमारे पास क्या क्या होता है? हार्ट होता है, दैट्स मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। और क्या होता है? नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, उनका नेटवर्क होता है जो कि क्लोजली होता है। और ब्लड होता है ऑब्वियसली वही फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है। हार्ट जो है इसका अगर हम ओरिजिन देखेंगे, ये मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन है। इसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। ये कहाँ लोकेटेड है? ये थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है बिटवीन द लंग्स। और ये किस लंग की तरफ टिल्टेड होता है? लेफ्ट। It has a size of a clenched fist. It is protected by double-walled membranous bag called pericardium. तो इसको एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग प्रोटेक्ट करता है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और पेरिकार्डियम किसको इनक्लोज करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड को। बात क्लियर हो गया? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल। 2 आर्ट्रिया 2 वेंट्रिकल। जो ऊपर वाले आर्ट्रिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। एक थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम सेपरेट करते हैं 2 आर्ट्रिया को आपस में। जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया होता है ना, उनको आपस में जो वॉल सेपरेट करती है, रिमेंबर दैट इज थिन। और ये इसको क्या बोलते हैं हम? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है। और एक थिक वॉल जो होती है, थिक मस्कुलर वॉल जो होती है, 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। इसको आप बोलते हो इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है। जो आर्टरी और वेंट्रिकल होते हैं जो सेम साइड में होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं? वो आपस में किस चीज़ से सेपरेट होते हैं? थिक फिब्रस टिश्यू। याद रखना, इट इज़ थिक। ओके,
थिक fibrous टिश्यू जिसको आप बोलते हो आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. However, each of these septum are provided with an opening through which the two chambers of the same sides are connected. अब क्या होता है कि जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में ये जो तुमने देखा ये सेप्टम, इसके बीच में भी ओपनिंग है, चाहे फिर वो राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में भी ओपनिंग है, जिसके थ्रू क्या होगा कि ये दो चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड होंगे. The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by a valve formed of three muscular flaps. जो ये valve से guided है, जो opening है इनके बीच में, किन के बीच में, right atrium और right ventricle के बीच में. तो ये क्या होता है, ये opening it's guarded by a valve जो बना होता है तीन muscular flaps का या cusp का, और इसको बोलते हैं tricuspid valve. क्यों tricuspid बोलते हैं? क्योंकि इसमें तीन cusps होते हैं. डन. whereas एक बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, जो बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसमें दो कस्प्स होते हैं, दो फ्लैप्स होते हैं, उसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं. ये किसको गार्ड करता है? ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. बात यहाँ तक सारी समझ आ गई? ठीक है. द ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, वेट, जो ओपनिंग होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. देखो अब वेंट्रिकल्स का खून कहीं तो जाएगा ना. अब राइट वेंट्रिकल की बात करें तो उसका जो ब्लड होता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, द ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बात क्लियर हो गई. लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है वो जाता है एओर्टा में. ठीक है. तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा रिस्पेक्टिवली इनके पास क्या होता है? सेमील्यूनर वाल्व्स होता है. क्या होता है? सेमील्यूनर वाल्व्स होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. अब यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई. चलो कंटिन्यू करते हैं. द वाल्व्स इन द हार्ट अलो द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन. अब जो ये तुमने वाल्व्स पढ़ी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये क्यों है? क्योंकि ये करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, फ्रॉम आर्टरी टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा. दीज वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैक फ्लो ऑफ ब्लड. Okay. The entire heart is made up of cardiac muscles. The walls of ventricles are much thicker than that of the atria. पूरा हार्ट किसका बना होता है? कार्डिक मसल का. और जो वेंट्रिकल के वॉल होते हैं वो थिक होते हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया के. अ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्क्यूलेचर, जिसको आप क्या बोलते हो? नोडल टिश्यू, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट में. ठीक है. और इस नोडल टिश्यू का जो एक पैच होता है वो प्रेजेंट होता है, मेरे ध्यान से सुनना, जो राइट आर्ट्रियम है ना उसका राइट अपर कॉर्नर में एक पैच प्रेजेंट होता है नोडल टिश्यू का, उसको आप बोलते हो ऐसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड. अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन, फिर से ध्यान से सुनना, जो राइट आर्ट्रियम होता है उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में. ठीक है. पहला पैच जो ऐसे नोड है वो हमने कहाँ देखा? अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम में, राइट साइड में. और राइट आर्ट्रियम के लोअर में लेफ्ट कॉर्नर में हमने क्या देखा? एवी नोड. ठीक है. आर्टरियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम के नज़दीक होता है ये एवी नोड. ठीक है. बात समझ आई? एक बंडल ऑफ नोडल टिश्यूज, आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, ये कंटिन्यू करता है एवी नोड से. ठीक है. और पास होता है कहाँ से? आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसी सेप्टम से जो आर्टरियो और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. जब ये वहाँ से पास होता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उधर आता है. जब ये उधर पहुँचता है फिर ये डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट बंडल में. बात समझ आई? ये जो नोडल फाइबर्स का बंडल है ये एवी नोड से स्टार्ट होता है, पास होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. फिर जब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे पहुँचता है, ठीक है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उधर पहुंचता है, उसके टॉप पे पहुंचता है, ये डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट बंडल में. ये दीज ब्रांच गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स एंड आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स. ये जो ब्रांचेस है, राइट ब्रांच की बात करो या लेफ्ट ब्रांच की बात करो, ये माइन्यूट फाइबर्स को
दे गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरे वेंट्रिकल्स में, पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर में ये फैले हुए होते हैं, और इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम? पुर्किंजी फाइबर्स। The nodal musculature have the ability to generate action potential without any external stimuli. अब अगर ये नोडल टिश्यू हार्ट में है तो कोई काम तो होगा। ये जो नोडल मस्कुलेचर है इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुले, तो मतलब ये इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट ये वैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यू में। लेकिन जो ऐसे नोड होता है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर, वो कितना है 70 to 75 पर मिनट, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ध्यान से सुनना, and it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart. So it's responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart. Therefore इसको हम pacemaker कहते हैं। हमारा हार्ट जो है नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। बात समझ आई? अब हमें है कार्डिक साइकिल, फिर ईसीजी पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी और डिसऑर्डर्स, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मैं जब कोई चीज़ पढ़ाती हूँ जो कम्प्लेक्स है, मैं पहले उसको कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ और फिर हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं। तो कार्डिक साइकिल में सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी और देन वी विल रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, अब देखो पहले जो हमारा हार्ट होता है ना वो होता है रिलैक्स स्टेट में। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, मतलब कि चारों चैम्बर्स खुल के जी रहे हैं, मतलब रिलैक्स्ड है। ठीक है, अब क्या होगा इस टाइम पे? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स, ये कौन से वाल्व्स हैं? जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, ये खुले होंगे। ठीक है, अब जो आर्ट्रिया सोचो रिलैक्स, आराम से बैठा है, आराम से खुला हुआ है, कुछ नहीं है, वेंट्रिकल भी आराम से, तो धीरे धीरे आर्ट्रिया में खून जमा होने लगेगा और वही खून कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो फ्लो होगा आर्ट्रिया से वेंट्रिकल, क्या जाएगा? ब्लड जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हो रहा है, आर्ट्रिया में ब्लड आ रहा है, फिर वो ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल जा रहा है, हो रहा है, आराम से चीज़ें हो रही है। ऐसे ही नोट जो है उसने इनिशिएट किया एक्शन पोटेंशियल जब उसने इनिशिएट किया तो कंट्रैक्शन होने लगी आर्ट्रिया की, दोनों आर्ट्रिया की कंट्रैक्शन होने लगी। इस स्टेज को आप बोलते हो आर्ट्रियल सिस्टोल, जब आर्ट्रिया जो होता है वो कंट्रैक्ट होने लगते हैं। अब आर्ट्रियल सिस्टोल, सोचो पहले बोतल से धीरे धीरे पानी दूसरी बोतल में जा रहा था, जो पहले बोतल है जिससे पानी जा रहा था वो प्लास्टिक की थी, अब तुमने उसको बहुत कंट्रैक्ट किया उस बोतल को, तो पानी तेज़ी से जाएगा ना। इसकी वजह से क्या हुआ, जब तुमने कंट्रैक्शन किया, जब आर्ट्रियल सिस्टोल कंट्रैक्शन हुआ आर्ट्रिया का, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हुआ बाय 30%। ठीक है, जो ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था, आपके हिसाब से जब हमने अभी पढ़ा तो ये कहाँ पास होगा? ये एक्शन पोटेंशियल जो होगा ये एवी नोड में पास होगा और एवी बंडल में पास होगा और फिर वहाँ से बंडल ऑफ हेज में पास होगा जहाँ से ये पूरे वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में पास होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद ये जब पास होगा वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में, तो उससे क्या होगा? वेंट्रिकल की मसल्स कंट्रैक्ट करेगी, उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल की मसल्स कंट्रैक्ट हो रही है तो खून या तो नीचे की तरफ जाएगा या तो ऊपर की तरफ। जब तुम बोतल को कंट्रैक्ट करते हो, पानी या तो नीचे की तरफ जाता है ऊपर की तरफ जाता है। अब डिपेंड करता है कि खुली जगह कहाँ से, वहाँ से लीक हो जाता है। अब ऊपर ना पानी वापस जाए, बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाता है। ठीक है, साउंड होती है लूप। बात क्लियर हो गई? अब ये जो तुमने कंट्रैक्शन किया है ब्लड की, तो ब्लड जाएगा कहाँ? ट्राइकस्पिड ये सेमिल्यूनर वाल्व्स के थ्रू ब्लड जाएगा, अंदर जाएगा सेमिल्यूनर वाल्व्स में। तो सेमिल्यूनर वाल्व्स के थ्रू ब्लड जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में, और कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा। ठीक है, फिर जब ये सारा ब्लड चला जाएगा तो उस मोमेंट पे क्या होगा? फिर कि ब्लड वापस ना आए, ताकि ब्लड वापस ना आए ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स है ये भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाएगा, जब खून चला जाएगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगी, तो उससे क्या होगा? ये सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएगी
और फिर बाद में ब्लड वापस नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा साइकिल कंप्लीट होता है। डन। चलो अब हम एनसीईआरटी से ये पढ़ेंगे। हाउ दिस द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद, all the four chambers of heart are in a relaxed state. They are in joint diastole. जब सारी ही chambers relaxed state में होते हैं उसको हम बोलते हैं joint diastole. As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava open into the left and the flow into the left and the right ventricle respectively. तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट में और वेना कावा से ये ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। द ठीक है, द सेमील्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज पे सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं। द एसी नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द आर्टरिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन, और इस कंट्रैक्शन को बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ठीक है, the action potential is conducted to the ventricular side by AV node and AV bundle, from where the bundle of His transmits it through the entire ventricular musculature. तो एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? एसए नोड में। अभी कहाँ कंडक्ट होता है? टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय किससे? एवी नोड और एवी बंडल से, जहाँ से जो बंडल ऑफ हिज होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है by through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract. Ventricular systole, the artery undergoes relaxation coinciding with the ventricular systole. तो आर्टरी यहाँ से रिलैक्स हो रहा है और वेंट्रिकल वहाँ से कंट्रैक्ट हो रहा है। Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid or bicuspid valve due to the attempted backflow of blood into the atrium. तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ब्लड ना हो। एज वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर, सेमील्यूनर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर फोर्स्ड ओपन। जैसे जैसे अब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways. Now the ventricles now relax. जब खून कहाँ जाता है? सेमील्यूनर वाल्व्स में जाता है। ठीक है, सेमील्यूनर वाल्व से पास होके एओर्टा में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो वेंट्रिकल अब क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, and the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar valves. तो जब ventricles relax करते हैं तो semilunar valves बंद हो जाते हैं, which prevents the back flow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, ठीक है, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the artery exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन होता है जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो फिर से खुल जाते हैं। क्यों? आर्ट्रिया जो होता है उसके प्रेशर के थ्रू। ठीक है, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल, और फिर ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। द वेंट्रिकल्स एंड आर्टरी आर नाउ अगेन इन जॉइंट डायस्टोल एज अर्लियर, जैसे पहले हुआ था। सोन फिर से ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और ये जो सारे इवेंट्स मैंने बोले फिर से रिपीट होगा और प्रोसेस कंटिन्यू होगी। This sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle. ठीक है, और इसी सीक्वेंशियल इवेंट को जो कि बार बार रिपीट होता है इस साइकिल को बोलते हैं हम कार्डिक साइकिल। एंड इसमें क्या क्या होता है? सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, दोनों ही आर्टरिया और वेंट्रिकल्स का। एज मैंशनड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, that many cardiac cycles are performed per minute. अगर हार्ट बीट कर रहा है 72 टाइम्स, इसका मतलब कि 72 टाइम्स हमारे अंदर कार्डिक साइकिल हो रहा है पर मिनट। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। अगर 72 कार्डिक साइकिल एक मिनट में हो रहा है तो एक कार्डिक साइकिल कितने टाइम में होगा? 0.8 सेकेंड्स। ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। एक वेंट्रिकल की बात हो रही है, एक वेंट्रिकल कितना
ब्लड जो है पंप करता है, कहाँ पंप करता है, या तो वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप करेगा या तो एओर्टा में पंप करेगा। तो ये कितना करता है 70 ml, और इसको आप बोलते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, इसको आप बोलते हो कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml इंटू करना है हार्ट रेट, कितना होता है 72 टाइम्स, ये क्या देता है कार्डिक आउटपुट। देयरफॉर कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि ईच वेंट्रिकल पर मिनट पंप करता है, और ये कितना होता है 5000 ml से लेकर 5,000 ml होता है, या उसको हम 5 लीटर कहेंगे। तो कार्डिक आउटपुट ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल इज़ 5 लीटर्स, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि तुमने एक साइकिल में कितना ब्लड पंप किया, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। अब टोटल जो तुम्हारा ब्लड पंप हुआ एक मिनट में, उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट, कितना होता है 5 लीटर। फॉर एग्जाम्पल द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन, और हेल्दी इंडिविजुअल का 5 लीटर होता है, अगर बीमार होगा तो उसका कम होगा, ठीक है, और एक एथलीट का हमेशा ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी ईजिली हर्ड ईदर थ्रू स्टेथोस्कोप, मतलब मैं अपनी लाइन बोल रही हूँ, आप खुद भी सुन सकते हो, बट probably it's better to write through a stethoscope. The first hard sound is lub, which is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valves. जो tricuspid और bicuspid valves है, जब वो क्लोज हो जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला वहाँ साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है, लुब। whereas जो दुब होता है, जब सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं तब वो साउंड्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और ये साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दे आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ओबियसली अगर आपको किसी डिजीज़ को का डायग्नोज करना, पता करना है कि डिजीज़ है कि नहीं, तो ये साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, और जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे उसको नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? You're probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on the screen and makes the sound beep 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 beep, and the patient goes to cardiac arrest. जब हार्ट खत्म हो जाता है, मतलब खत्म इन द सेंस स्टॉप करता है बीटिंग, तो उस मोमेंट पे आपने देखा होगा किसी भी टेलीविजन में, तो फिर वो स्टॉप हो जाता है वट एवर। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीन दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इट्स यूज टू ऑब्टेन अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये जो मशीन तुम देख रहे हो इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस मशीन के थ्रू हमें मिलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम क्या है? एक ग्राफ है। ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, ठीक है। अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। तो पेशेंट को तुमने किसके साथ, मशीन के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करना है। मिनिमम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं, 1 होता है टू ईच रिस्ट, एक 2 रिस्ट को, मतलब ओबियसली हमारे पास 2 रिस्ट है तो 2 लीड्स जो होंगे कनेक्ट होंगे, और एक लीड करना है लेफ्ट एंकल को, ठीक है। 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। अब ये इलेक्ट्रिकल लीड्स जब कनेक्ट हो गए किसके साथ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के साथ, तो ये मॉनिटर करेगा क्या, हार्ट की एक्टिविटी। फॉर ए डिटेल्ड इवेलुएशन ऑफ हार्ट्स फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। अगर तुमको डिटेल चाहिए, अगर तुम्हें डीप जाना है, तो तुम चेस्ट रीजन पे क्या करोगे, लीड्स को अटैच करोगे। Here we will talk only about standard, हम standard की बात करेंगे। Each peak in ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of a heart. जो हर एक पीक होता है वो कुछ रिप्रेजेंट करता है, वो ऐसे ही नहीं होता है। P से लेकर T तक जो पीक होता है वो कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। जो P वेव है ये रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन ऑफ द आर्टरिया। आर्टरिया का जो कंट्रैक्शन है, डीपोलराइजेशन है, एक्साइटेशन है, उसको पी वेव जो होता है वो सिंबलाइज करता है। पी वेव जो है ये क्या दिखा रहा है, कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, ठीक है, डन। QRS कम्प्लेक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। QRS कम्प्लेक्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, या कहेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। द कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यू के बाद ये कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है और ये बिगनिंग दिखाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
P दिखा रहा है आर्ट्रियल सिस्टोल, QRS दिखा रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। द T वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अब T वेव रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल जा रहे हैं। द एंड ऑफ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। जो T वेव है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेंट्रिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जा रहे हैं। और जो टी वेव का एंड है वो दिखा रहा है कि सिस्टोल जो है, कंट्रैक्शन जो है वो एंड हो चुकी है। ओब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट ऑकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। अगर तुमको ग्राफ के थ्रू देखना है कितने हार्ट बीट्स हैं, तो तुम क्या करोगे, सिंपली QRS कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग करोगे और तुमको क्या मिलेगा, हार्ट बीट रेट मिलेगी किसी भी इंडिविजुअल की। Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from the shape indicate करता है एक abnormality या एक disease। तो इसलिए इसका एक clinical significance होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डबल सर्कुलेशन जो हमारे अंदर होती है। The blood flows strictly by a fixed route through blood vessels, the arteries and the veins. Basically, each artery and vein consist of 3 layers. अब हम आर्टरी और वेन की बात करेंगे। चाहे तुम आर्टरी की बात करो, चाहे तुम वेन की बात करो, दोनों में ही 3 लेयर्स होती है। इनर लाइनिंग होती है स्क्वैमस एंडोथीलियम की, जिसका नाम है ट्यूनिका इंटिमा। सो जो इनर लेयर है उसको आप क्या बोलोगे, ट्यूनिका इंटिमा। बनी किसकी होती है, स्क्वैमस एंडोथीलियम। जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल की होती है और इलास्टिक फाइबर्स की होती है। याद रखना, मिडिल लेयर किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की, और इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। और एक्सटर्नल लेयर जो है वो फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है विद कोलाजन फाइबर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना। आई नो ट्यूनिका इंटिमा आपको याद हो गया होगा, मैं मिडिल और ये एक्सटर्ना फिर से समझाती हूँ। जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल की है और इलास्टिक फाइबर्स की है, नॉट कोलाजन फाइबर्स, इट इज़ इलास्टिक फाइबर्स। इसको ट्यूनिका मीडिया कहोगे। और एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो फिब्रिस कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जो जिसमें कोलाजन फाइबर्स होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो थिन होता है वेन्स में और थिक होता है आर्टरीज में। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। एज मैंशनड अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है। ठीक है, वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड इनटू द एओर्टा। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, ये कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है। ये क्यों लंग्स में जाएगा, ताकि वहाँ से ये ऑक्सीजनेट होके आए। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ब्रीथिंग में कि कैसे ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, तो वैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और फिर वो कैरी होगा बाय पल्मोनरी वेन्स। अब देखो, पल्मोनरी क्यों है, क्योंकि हम बोलते ही हैं जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो पल्मोनरी वर्ड है ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल ने कहाँ पंप किया, राइट वेंट्रिकल ने किस में पंप किया, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कहाँ ले जाएगा ब्लड को, लंग्स में ले जाएगा। लंग्स में वहाँ से वो ऑक्सीजनेट होके कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन कहाँ आता है, वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को लाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स, जहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन उसको लेफ्ट ऑरिकल में लेती है। ये पाथवे कंटिन्यू होती है, ये पाथवे जो है कंस्टिट्यूट करती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस पूरी सर्कुलेशन को आप बोलते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा, अब एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड साफ खून आया, वो कहाँ जाएगा साफ खून, वो वापस लंग्स में तो नहीं जाएगा, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा ताकि वो उनको टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेट कर सके। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज,
arterioles, capillaries to the tissues from where deoxygenated blood is collected by a system of veins, vena cava and emptied into the right atrium. तो क्या होगा, अभी साफ खून जाएगा टिश्यूज़, और आपको पता है टिश्यूज़ में बहुत सारा कंसंट्रेशन होता है CO2 का, वो CO2 डालते हैं खून में और ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो मतलब अब ये जो साफ खून हमें टिश्यूज़ में आया, वहाँ से जो खून आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में जाएगा, ठीक है। और इस सर्कुलेशन को आप बोलते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो क्या कहती है एनसीईआरटी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंटरिंग द एओर्टा इज कैरीड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज to the tissues from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, vena cava, veins and it is emptied into the right atrium. इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और बाकी एसेंशियल सबस्टेंस टू द टिश्यूज एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सबस्टेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। एक यूनिक, याद अच्छे से सुनो, एक यूनिक वैस्कुलर कलेक्शन वाओ, एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन होता है जो कि एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर में। ध्यान से सुनो और ध्यान से याद रखो, अभी ही याद करो। एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है किस किस के बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में। इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है ये ब्लड को कैरी करती है इंटेस्टाइन से लिवर में बिफोर इट्स डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो शॉर्ट में जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये क्या करता है, ब्लड जो है इंटेस्टाइन से वो पहले लिवर से पास हो जाता है और फिर बाद में पहुंचता है किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। बात समझ आई। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, क्यों, ताकि खून जो है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलेचर। अब हार्ट से भी हमें गंदा खून निकालना है, हार्ट को भी साफ खून देना है, तो उस सब प्रोसेस के लिए हमारे अंदर होता है कोरोनरी सिस्टम। सो ये कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स जो होता है ये एक्सक्लूसिवली किस लिए होता है, ब्लड का सर्कुलेट करना, कहाँ, टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलेचर। क्लियर, बात समझ आई। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ए हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू एंड हेंस द हार्ट इज मायोजेनिक, मतलब खुद ही अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, बिकॉज ये एक मायोजेनिक हार्ट है, इसमें खुद ही ये जो इम्पल्स होती है जनरेट होती है बाय ऐसे नोड, किसी और को नहीं करनी पड़ती है। अ स्पेशल न्यूरल सिस्टम इन द मेडुला ऑब्लंगेटा मॉडरेट करता है कार्डिक फंक्शन थ्रू ANS। तो क्या होता है, जो एक न्यूरल सेंटर है ये कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में, ये क्या करता है, ये हमारे हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, मॉडरेट करता है, किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो होता है थ्रू सिंपैथेटिक, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, ठीक है। न्यूरल सिग्नल जो आता है, अगर सिंपैथेटिक नर्व से न्यूरल सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कंट्रैक्शन खतरनाक तरीके से होगा और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करता है और कार्डिक आउटपुट को कम करता है। सो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट पे किसका असर हो सकता है, एड्रेनल मेडुलरी, ठीक है। जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं वो हमारे कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। याद से याद रखना, मेडुलरी बोला है, कॉर्टेक्स का नहीं बोला है, तो अच्छे से सुनो। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो है इंक्रीज कर सकते हैं कार्डिक आउटपुट। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला है हाइपरटेंशन, उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजिना और हार्ट फेलियर। देखो, हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट्स हायर द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg इज सिस्टोलिक और pumping pressure and 80 mmHg is diastolic or resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual, क्या आया, 140 और 90, सिस्टोलिक भी इंक्रीज हुआ, डायस्टोलिक भी इंक्रीज हुआ, और हायर इट शोज़ हाइपरटेंशन, ये शो करता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होगी और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट होगा। कैसे, किन वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट होगा, ब्रेन और किडनी को, ठीक है। किन वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट होगा, ब्रेन और किडनी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम बोलते हैं
स्क्लेरोसिस, ये अफेक्ट करता है उन वेसल्स को जो सप्लाई करता है ब्लड टू द हार्ट मसल। जो ब्लड प्रोवाइड करता है किसको, हार्ट मसल को, तो उसको अफेक्ट करता है। ये क्यों अफेक्ट होते हैं, इस आर्टरी में डिपॉजिशन होता है किस किस का, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फिब्रिस टिश्यू का, जिसकी वजह से जो आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो हो जाता है और ये डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इसका डिजीज़ का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और दूसरा नाम अच्छे से याद करना, एंथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद है एंजीना। इसका इसका नाम पूरा बोलेंगे तो एंजीना पेक्टोरस। इसमें क्या होती है, सिम्टम होता है बहुत चेस्ट में पेन होती है, एक्यूट चेस्ट पेन होती है, अपीयर्स व्हेन जब ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है हार्ट को अच्छे से नहीं मिलती है। एंजीना दोनों में हो सकता है, मेन और वुमेन ऑफ एनी एज, बट ये मोस्ट कॉमन है मिडिल एज और एल्डरली। आपने सुना होगा जो मिडिल एज पीपल है, ये एल्डरली पीपल है, वो बोलते हैं मुझे हार्ट में कुछ हो गया, तो उनको क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी अच्छे से नहीं पहुंचता। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि ये मोर कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली में। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट्स नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ ए बॉडी। जब ब्लड आप अच्छे से पंप नहीं करोगे कि जो नीड्स होंगे बॉडी के फुलफिल होंगे, मतलब हार्ट जो है फेल हो रहा है अपना काम करने से, कि वो अच्छे से ब्लड ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है कि जो टिश्यूज़ है, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी नीड्स पूरी हुई। इसको आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि लंग्स, बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। इसको क्यों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हो, क्योंकि इसमें जो सिम्टम आता है वो क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स। हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट में तो हार्ट बीट करना स्टॉप होता है, या हार्ट अटैक जब हार्ट के मसल जो है डैमेज होते हैं बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट फेलियर है कि हार्ट काम करने से फेल हो रहा है, जो उसका काम है, जो उसका मतलब, अब ऐसे देखेंगे ये फेल हो रहा है अपने टास्क में, तो उसको हार्ट फेलियर बोलेंगे। हार्ट कार्डिक अरेस्ट जो होगा, अरेस्ट मतलब कहीं ना कहीं स्टॉप होना, ठीक है, तो हार्ट जो है स्टॉप हो रहा है बीट करने से। हार्ट अटैक तो कहीं ना कहीं जो हार्ट मसल हो रही है वो डैमेज हो रही है। क्यों डैमेज हो रही है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, वॉट एवर, एंड थैंक यू सो मच।